वो घर से डॉक्टर बनने निकली थी, लेकिन लौट कर 4 कंधों पर आई। पटना की होनहार नीट छात्रा की हॉस्टल के रूम के अंदर हुई संदिग्ध मौत के बाद पूरे पटना शहर पुलिस प्रशासन से नाराज थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो हुआ उसने पूरे देश में बिहार पुलिस के कामकाज पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। मैं एक बात आपको साफ कहना चाहता हूँ, ये केस आपको पटना सहित बिहार पुलिस के नैतिकता पर सवाल उठाने पर मजबूर करेगा। पुलिस की ढीली जांच और कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स की लापरवाही देखकर आपको गुस्सा आएगा। आप देख के चौंक जाएंगे कैसे पुलिस एक नाबालिग नीट छात्रा की मौत की पूरी जांच करने की जगह केस को जल्दी से क्लोज करने की कोशिश की। साफ शब्दों में कहूँ तो केस की दिशा बदलने की कोशिश की। और वही कैसे एक गरीब माता पिता अपने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे प्रशासन से लड़ते रहे। वैसे तो एक माता पिता के लिए अपनी बेटी को खो देना ही सबसे गहरा जख्म होता है, लेकिन इस जख्म को और गहरा करने का काम बिहार पुलिस प्रशासन ने किया। पुलिस पे आरोप है कि उन्होंने बिना ठोस सबूत और ठीक जांच के बिना ही केस को एक सुसाइड बता दिया, जबकि सारे सबूत किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद एक छोटे से लिफाफे में बंद एक रिपोर्ट सामने आई, जिसने इस केस की दिशा ही पूरी तरह से बदल दी। जिसके बाद पुलिस प्रशासन से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए और इंसाफ की मांग करने लगे। कई पुलिस ऑफिसर्स सस्पेंड हुए और कई पुलिस ऑफिसर्स मीडिया और जनता के सवालों के घेरे पे आ गए। और बात सिर्फ यही तक ही नहीं रुकी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने भी अपना भरोसा पुलिस पे खो दिया और सीबीआई से जांच की मांग की। अब सवाल ये है, आखिर इस नीट स्टूडेंट के साथ हुआ क्या था और बिहार पुलिस ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिससे बिहार के सीएम और लोगों का भरोसा उठ गया? ये आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। वेलकम टू माय न्यू क्राइम डॉक्यूमेंट्री, द हॉरिफिक केस ऑफ पटना नीट स्टूडेंट। बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले ये बुजुर्ग जोड़ी भले ही अपनी जिंदगी गरीबी में गुजार रहे थे, लेकिन अपनी 17.5 साल की बेटी के लिए उनके सपने बड़े थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी बड़े होकर डॉक्टर बने। यही कारण था कि वो अपने बेटी को अपने घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पटना पढ़ने के लिए भेजा, ताकि वो नीट की तैयारी अच्छे से कर सके और डॉक्टर बन के खुद का और उन लोगों का सपना पूरा कर सके। गायत्री पहली बार अप्रैल 2024 में पटना आई थी बेहतर गाइडेंस के लिए, जहां वो शंभुनाथ गर्ल्स हॉस्टल में रह के 3 रात मेहनत करके नीट की तैयारी कर रही थी। अच्छी बात ये थी कि वो पहले ही अटेम्प्ट में नीट 2025 क्लियर कर लिया था, लेकिन उसे जो सीट मिली थी वो एमबीबीएस नहीं बल्कि बीडीएस थी, यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। लेकिन गायत्री के सपने बड़े थे, वो एमबीबीएस करना चाहती थी। इसलिए डॉक्टर बनने का सपना दिल में लिए वो फिर से नीट की तैयारी करने का फैसला लिया। फिनेंशियल प्रॉब्लम के बावजूद गायत्री के माता पिता ने उसको पूरा सपोर्ट किया। बस किया था, गायत्री दोबारा पटना के शंभुनाथ गर्ल्स हॉस्टल में अकेले रहने आ गई, उम्मीद लेकर कि इस बार वो अपने मंजिल पा लेगी। गायत्री के माता पिता को भी इस बार उससे बहुत उम्मीद थी। वो आस लगाते बैठे थे खुशखबरी के लिए, लेकिन उनके पास जो खबर आई वो उनके सपनों से बिल्कुल विपरीत थी। 6 जनवरी 2026 को शाम के लगभग 5 बजे परिवार के किसी जानने वाले ने गायत्री के पिता को हॉस्टल का एक मैसेज दिया। जानने वाले ने बताया कि गायत्री को बेहोशी के हालत में उसके कमरे से पाया गया है। परिवार को पहले तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक गायत्री परिवार के साथ थी। और जब 5 जनवरी को गायत्री जहानाबाद से पटना हॉस्टल के लिए निकली तब वो बिल्कुल ठीक थी। और उसी रात 5 जनवरी को लगभग रात के 9 बजे गायत्री ने अपने पिता के साथ फोन में बात भी किया था, तब भी वो ठीक थी। परिवार समझ नहीं पा रहा था कि गायत्री के तबीयत के साथ एक रात में ऐसा क्या हो गया। खबर सही है या नहीं, ये जानने के लिए गायत्री के पिता ने हॉस्टल के वार्डन को कॉल किया। वार्डन ने ना सिर्फ इस बात की पुष्टि की, बल्कि ये भी बताया कि गायत्री को पास के डॉक्टर सजानंद क्लिनिक पे लाया गया है और वो वहाँ तुरंत चले आए। परेशान परिवार
तुरंत जहानाबाद से पटना के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद हॉस्टल का एक और कॉल आया। इस बार खबर और बुरी थी। वार्डन ने बताया कि गायत्री के हालात गंभीर है, इसलिए उसे बड़े किसी अस्पताल में रेफर किया गया है। हजारों सवाल मन में लिए गायत्री के परिवार उसी दिन 7:30 बजे पटना पहुंच गई थी। तब तक गायत्री को ऑलरेडी प्रभात मेमोरियल प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया था। वो वेंटिलेटर में थी और उस वक्त भी बेहोश थी। उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था। अस्पताल पहुंच के परिवार का पहला सवाल था, गायत्री के साथ हुआ क्या है। उसका इलाज कर रहे डॉक्टर सतीश ने परिवार को बताया कि गायत्री के यूरिन से बेंजोडाइज़ेपिन पाया गया है। ये एक ड्रग है जो स्लीपिंग पिल्स या कुछ एंटी डिप्रेशन दवाइयों में मिलते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। ये बात एक और लेडी गायनेकोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया। गायनेकोलॉजिस्ट ने यह भी बताया कि प्राइवेट पार्ट से होने वाली ब्लीडिंग पीरियड के चलते हो रहा है। लेकिन अभी भी परिवार वालों के मन में बहुत सारे सवाल थे। एक तरफ अस्पताल ने दवाइयों के ओवरडोज होने की संभावना बताई, यानी अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड। दूसरी तरफ परिवार को यकीन नहीं था कि गायत्री ऐसा कुछ कर सकती है। इसलिए परिवार ने फैसला किया कि गायत्री के होश में आने के बाद उससे पूरी बात सुन के ही फैसला लेंगे कि एफआईआर दर्ज करना है या नहीं। इस वजह से 6 जनवरी को परिवार ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई और गायत्री के होश में आने का इंतजार किया। जल्द ही परिवार का इंतजार खत्म हुआ जब 7 जनवरी को गायत्री थोड़ी बेहतर हुई और 8 जनवरी को उसको पहली बार होश आया। लेकिन ये खबर सुन के परिवार वाले खुश होते। इससे पहले ही अस्पताल के एक डॉक्टर ने परिवार को एक ऐसी खबर दी जिससे वो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। परिवार के मुताबिक डॉक्टर ने बताया कि संभावना है कि गायत्री के साथ जोर जबरदस्ती हुई है। उसके सर पर चोट और पूरे शरीर पर घाव के निशान हैं। परिवार को समझ आ गया था कि डॉक्टर सतीश और उनके एसोसिएट्स जानबूझ के उन लोगों को पूरी सच्चाई नहीं बता रहे ताकि ये बात पुलिस तक ना पहुंचे। एक गरीब आम परिवार के घर की बेटी के साथ शायद गलत हुआ था। डॉक्टर्स उन लोगों को हेल्प करने की जगह गुमराह क्यों कर रहे थे? इस सवाल का जवाब इस वक्त नहीं है। लेकिन डॉक्टर के फर्जी इलाज का खुलासा वेंटिलेटर में बेजान पड़ी गायत्री ने खुद किया। परिवार ने कहा कि 8 तारीख को जब गायत्री को होश आया था तब गायत्री के मां ने उसे इस बारे में पूछा, जिसका जवाब उसने आंखों में आंसू लिए अपना सर हिला के हाँ कह के दिया। जिसके बाद गायत्री के मामा ने गायत्री के शरीर में हुए घाव की तस्वीर अपने मोबाइल से खींची। परिवार ने देर न करके 9 जनवरी को सुबह ही मारपीट और सेक्सुअल असॉल्ट के लिए एफआईआर दर्ज करवाई। अक्सर ऐसे सेंसिटिव मामले में पहले 24 से 72 घंटे को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान मेडिकल और फोरेंसिक सबूत मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इस केस में तो एफआईआर ही 3 दिन बाद रजिस्टर हुई थी, जो इस केस में हुई सबसे बड़ी लापरवाही थी। अब आपके मन में सवाल होगा, एफआईआर रजिस्टर करने में डिले तो परिवार ने की थी, इसमें पुलिस की क्या गलती है? यही सेम चीज़ पुलिस अपने डिफेंस में जनता को बता रही है। लेकिन वो एक चीज़ क्लियर नहीं कर रहे। जब गायत्री को प्रभात मेमोरियल प्राइवेट अस्पताल में एडमिट किया गया था तब अस्पताल ने एमएलसी यानी मेडिकल लीगल केस के तहत कदमकुआ पुलिस स्टेशन को सूचित किया था, जो उनकी जिम्मेदारी थी। पुलिस आई भी थी, लेकिन उसके बाद पुलिस ने अपनी ड्यूटी सही से नहीं किया। एक नाबालिग लड़की जिसकी हालत क्रिटिकल थी, जिसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था और जिसके पूरे शरीर पर कई घाव के निशान साफ दिख रहे थे। पुलिस अगर थोड़ी सी भी अलर्ट होती तो खुद से एफआईआर दर्ज कर सकती थी, जिसे सुओ मोटो एफआईआर कहते हैं। लेकिन कदमकुआ पुलिस ने ऐसा करना ठीक नहीं समझी। कुछ सोर्सेस का ये भी कहना है कि कदमकुआ पुलिस ने इस मामले को चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन को आगे फॉरवर्ड भी नहीं किया, जो कानूनी तौर पर गलत था, क्योंकि शंभुनाथ गर्ल्स हॉस्टल चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, जहाँ का ये केस है। इससे होता यह है कि हॉस्टल को तुरंत कॉर्डन ऑफ करके एविडेंस को सिक्योर नहीं किया जा सका। सोर्सेस के मुताबिक गायत्री के रूम को घटना के अगले दिन ही पोछा मार के साफ सुथरा कर दिया गया था, जिससे उस जगह पर से सबूत कॉम्प्रोमाइज हो गए थे। बस यही नहीं, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस का रवैया ढीला ढाला ही रहा। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती है कि घटना के सूचना मिलने के बाद भी चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ यानी स्टेशन हाउस मास्टर मिस रोशनी कुमारी घटनास्थल पर खुद पर्सनली नहीं गई। उन्होंने अपने ड्राइवर को भेजा, जिन्होंने हॉस्टल से सीसीटीवी का डीवीआर लेकर आए। मतलब घटनास्थल से पुलिस खुद एविडेंस कलेक्ट करने के बजाय किसी और के माध्यम से काम करवाना पसंद कर रही थी। पहले डॉक्टर्स फिर पुलिस, दोनों से ही परिवार का भरोसा उठ गया था। इसलिए
परिवार ने 10 जनवरी को खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर गायत्री के उस दिन पहने कपड़े फोरेंसिक जांच के लिए जमा कर दिए। सोचिए, जो काम पुलिस का था वो विक्टिम के परिजन ने कर रहे थे। अगर पुलिस पहले दिन ही सुओ मोटो एफआईआर दर्ज करके कपड़े और अन्य एविडेंस को सिक्योर किए होते तो एविडेंस के खराब होने का खतरा कम हो जाता। 10 जनवरी को परिवार ने एक और कदम लिया। गायत्री को प्रभात मेमोरियल प्राइवेट अस्पताल से ट्रांसफ़र करके मेदांता ले गए, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं हुई और आखिरकार 11 जनवरी को मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उसका देहांत हो गया। परिवार में सबसे छोटी, जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट था, उसके चले जाने से परिवार गम में डूबा हुआ था। इसी दुख भरे मौके पर 12 जनवरी को पटना के एएसपी मिस्टर अभिनव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गायत्री ने सुसाइड किया है। अब तक के जांच से जो सामने आया है, डॉक्टर का कहना है कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके द्वारा बल्क मात्रा में नींद की गोली जो है वो खा करके आत्महत्या की कोशिश की थी। पुलिस मीडिया पे लाइव आके पूरे बिहार के लोगों के सामने सुसाइड की बात तब कर रही थी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई थी। पुलिस अपने इस दावे को बैक करने के लिए कुछ मेडिकल और कुछ अन्य दलीलें पेश की। एक तो प्रभात मेमोरियल प्राइवेट अस्पताल के उस लेडी गायनेकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट, जिसके मुताबिक गायत्री के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। दूसरा, गायत्री के यूरिन में ड्रग का मिलना। ये थे पुलिस के मेडिकल दलीलें। बाकी बिहार पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए थे। पुलिस का कहना था उनको गायत्री के रूम से एमाइटोन प्लस दवाई का एक खाली बॉक्स मिला है। एमाइटोन प्लस एक स्लीपिंग पिल्स है जिसमें बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग्स का यूज़ होता है। ये वही ड्रग है जो गायत्री के यूरिन में मिला था। पुलिस ने इस बात को भी कंफर्म किया है कि ये दवाई गायत्री ने ही खरीदा था। गायत्री ने इस सीरियल नंबर की दवाई खरीदने के लिए अपने फ़ोन से पेटीएम के जरिए पेमेंट किया था, जिसका रिकॉर्ड पुलिस को गायत्री के फ़ोन से मिला। पुलिस को गायत्री के रूम से उसकी एक पर्सनल डायरी भी मिली। डायरी के एक पन्ने पे वो लिखती है, आई एम अलोन, और एक जगह वो अपनी परिवार में हुई झगड़े को लेकर अपनी परेशानी का जिक्र करती है। कुछ जगह गायत्री अपने आप को पढ़ाई पूरी ऑनेस्टी से ना करने के लिए गिल्टी के भाव से कोसती है। पुलिस के मुताबिक गायत्री इन सभी चीज़ों के लिए डिप्रेस्ड थी, इसलिए उसने अपने फ़ोन में कई बार सुसाइड जैसे वर्ड को सर्च भी किया था। पटना पुलिस के पास सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो था अपने सुसाइड थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, वो था हॉस्टल के अंदर का सीसीटीवी फुटेज। पुलिस ने मीडिया को एड्रेस करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज में 5 तारीख से 6 तारीख के बीच कोई अननोन शख्स को गायत्री के रूम पे ना आते और ना जाते हुए देखा गया है। सुनने में ये सभी दलीलें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं, लेकिन पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के द्वारा की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इन दलीलों को नकार दिया। पीएम रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गायत्री के गले, छाती, कंधों और फोरआर्म्स पर नेल्स के निशान थे। ऐसे निशान आमतौर पर तब मिलते हैं जब कोई किसी की पकड़ से छुटकारा पाने के लिए जोर से खुद को खींचने की कोशिश करता है। गायत्री के प्राइवेट पार्ट्स में भी घाव के निशान मिले हैं। पीएम रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सेक्सुअल वायलेंस की बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। ये फाइंडिंग्स पुलिस के सुसाइड थ्योरी से मेल नहीं खाती है। ये रिपोर्ट बाहर आते ही बिहार में लोग पुलिस के खिलाफ कवर अप के लिए प्रोटेस्ट करने लगे। पब्लिक प्रेशर में बिहार प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़े। पहले तो कदम को पुलिस स्टेशन के एडिशनल एसएचओ और चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ रोशनी कुमारी को सस्पेंड किया गया। साथ ही केस की आगे की तहकीकात करने के लिए एक एसआईटी बनाई गई, जिसने सबसे पहले पीएम रिपोर्ट्स की दोबारा जांच करने के लिए सारे मेडिकल सैंपल्स को पटना एम्स भेजा, जहां 5 डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम ने इस रिपोर्ट्स की दोबारा जांच कर रहे हैं। इस बीच बिहार पुलिस को एक और बड़ा झटका लगा जब एफएसएल की रिपोर्ट 25 जनवरी को आई। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि गायत्री के लेगिंग्स पे सीमेन की ट्रेसेस मिले हैं, जो एक 18 से 21 साल की लड़की की है। अब ये सेक्सुअल असॉल्ट का केस बन गया था और अब तक दिए गए पुलिस और डॉक्टरों के सारे दलीलों को झूठा साबित कर दिया था। फिर भी एसआईटी ने एक भी डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया, जो इनिशियली इस केस को शायद दबाने की कोशिश कर रहे थे। उनके सिर्फ बयान दर्ज करके छोड़ दिया गया। अब जो सवाल सबके मन में है कि इन सब के पीछे किसका या फिर किन लोगों का हाथ है, इन सवालों का जवाब सिर्फ गायत्री के लेगिंग्स पे मिले सीमेन की डीएनए सीक्वेंसिंग करके ही मिल सकता है। सोर्सेज के मुताबिक अब तक एसआईटी ने करीब 30 लोगों के डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट किया है। इसमें हॉस्टल स्टाफ,
हॉस्टल बिल्डिंग के ओनर मनीष रंजन कुमार, हॉस्टल एरिया के कुछ संदिग्ध लड़के, गायत्री के परिवार वाले और कुछ रिश्तेदार शामिल है। अब डीएनए मैचिंग चल रही है। इस केस में एसआईटी ने फिलहाल हॉस्टल बिल्डिंग के ओनर मिस्टर मनीष रंजन को गिरफ्तार किया है, लेकिन उसे कस्टडी में लेके पूछताछ करने की जगह जेल भेज दिया गया है, जिससे इस केस में कोई ब्रेक थ्रू सामने नहीं आ रहा है। अब गायत्री के परिवार और बिहार के लोगों को बिहार पुलिस के ऊपर कोई उम्मीद नहीं रहा, जिसको देखते हुए 31 जनवरी को बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने इस केस में सीबीआई से जांच की मांग की, जिसके बाद 13 फरवरी 2026 को सीबीआई इस केस को लेके इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है। अब समय ही बताएगा, क्या सच का पता चल पाएगा, क्या डीएनए मैचिंग से असली जिम्मेदार सामने आएंगे, या फिर गायत्री भी उन विक्टिमों में शामिल हो जाएगी जिनके लिए देश की सबसे बड़ी जांच संस्था भी इंसाफ दिलाने में नाकाम हुई। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका क्या सोचना है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।